हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेईई कमीशन 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो ये पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि जो है मैक्सिमम स्टूडेंट के मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट देखने को मिल रहे हैं, पर्सनली मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर जो जेईई कमीशन आपका हुआ था 2019 का, उसका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ही नहीं है कहीं, और जो अवेलेबल है वो आपके जो है किसी वेबसाइट के थ्रू डाला है, डाउनलोड करने में किसी को दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम आपका होने वाला है। फॉर्म ऑलरेडी फिलअप आपके हो चुके हैं, तो इसको देख लेंगे। हालांकि ये 170 का आपका क्राइटेरिया यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन अब जो है क्वेश्चन आपके टोटल 200 आपके पूछे जाएंगे, तो सिलेबस बिल्कुल आपका सेम ही देखने को मिलेगा। तो पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपके फर्स्ट में इंग्लिश सेक्शन के आपके देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अभी जो है कम से कम आपके 25 तक क्वेश्चन आपके जो इंग्लिश के देखने को मिल सकते हैं, 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के देखने को मिल सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश तो आप खुद देख लेना, लैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज का तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज तो आपको आना ही है, तो लैंग्वेज की तैयारी आप ढंग से कर लीजिए। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 आपके पास है, अकॉर्डिंग टू डेवी एजुकेशन इज। तो ये जॉन डेवी की बात की जाए, डेवी के अनुसार शिक्षा है, तो शिक्षा आपकी क्या है, तो शिक्षा एक जो सोशल नीड है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपके सही हो जाना था। ये जो आपके आंसर इसमें लगे हैं, जो आपके पास हाइलाइटर का यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये क्वेश्चन आपके जो है आंसर लगाया गया है। क्वेश्चन के साथ जो आंसर जितने भी लगे हैं, ये सभी आपके जो ऑप्शन आंसर की आई थी। हालांकि अब ये वेबसाइट पे मुझे देखने को नहीं मिली, शायद ये कुछ टाइम तक अवेलेबल थी, उस समय ये लगाए थे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी कोशिश करूँगा समझाने की, कुछ एक फैक्ट आपके होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, एजुकेशन साइकोलॉजी होगी, पेडागोजी होगी, चाइल्ड साइकोलॉजी होगी। इसके अलावा जो है एजुकेशन कमीशन जो है, इन सभी से मिलाकर आपके क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि फिलोसफी के 1 से 2 क्वेश्चन ये भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपके जो है 35 तक क्वेश्चन यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी सेक्शन और एजुकेशनल साइकोलॉजी, इन सभी से देखने को मिल रहे थे। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए। 35 तक क्वेश्चन आपके 2019 में पूछे गए हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपका हो सकता है 40 तक भी आपके पूछ लिए जाए, क्योंकि क्वेश्चन आप टोटल आपके 200 हो गए। तो सभी में, हर सब्जेक्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आपके जो है इसमें बनना निस्संदेह आपके तय है। तो ऐसे में जो आप तैयारी इस हिसाब से करिए कि यहाँ पे देख लीजिए, बहुत बड़ा सेक्शन आपका है, तो इसको देख लीजिए, कम से कम 40 क्वेश्चन यहाँ से आपके आने वाले हैं। तो देख लीजिए कि 40 क्वेश्चन आपके किस तरह के देखने को मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया है। सेकंड आपके पास है, एनी टीचर कैन बिकम फेवरेट अमंग हिज स्टूडेंट बाय। तो कोई भी जो अध्यापक, कोई भी जो शिक्षक है, वो आपके जो विद्यार्थियों के बीच पसंदीदा बन सकता है। तो इसके ऑप्शन की अगर हम बात करें तो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग ऑप्शन आपके देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो सूटेबल आपके कौन से बैठता है। ये पेडागोजी वाला सेक्शन है, यहाँ थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसके साथ बिहेविंग विद देम इन ए सिंपैथिक मैनर, तो सहानुभूति का व्यवहार करेंगे आप। किसी भी जो है जो आपके लर्नर है उसके साथ आप सहानुभूति व्यवहार आप रखेंगे। इस कारण जो है आप जो विद्यार्थियों के बीच पसंदीदा आप बन सकते हैं। बाकी के ऑप्शन आपने देख लेना है। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 43 आई होप सभी को पता होगा, लेसन प्लानिंग शुड बी गाइडेड प्राइमरीली बाय द कंसिडरेशन ऑफ। तो किसके द्वारा, यानी कि पाठ्य योजना प्राथमिक तौर पर निम्न के विचारण द्वारा गाइड की जानी चाहिए। तो किसके द्वारा, तो पाठ्यचर्या के लक्ष्यों, द करिकुलम गोल्स एंड लर्निंग आउटकम्स। तो यहाँ पे आप सभी को पता है, लेसन प्लान आपने बनाए होंगे, तो स्टिमुलस आपके जो देखने को, आपके जो स्किल्स जितनी भी आपके देखने को मिलती है, चाहे आपके पास माइक्रो हो गए, माइक्रो टीचिंग का में आपने करवाया होगा लेसन प्लान बच्चों को, जब आप बीएड कर रहे होगे, डीएलएड कर रहे होगी, तो उस समय यही वाली बात थी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को हम क्या कर रहे हैं, करिकुलम गोल पर हम जो यहाँ पे ध्यान रख रहे थे। तो उस करके आपके ऑप्शन जो बी दिया था बिल्कुल आपके सही है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 आप देख लीजिए, बिसाइड टीचिंग एज अ टीचर व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड यू विल डिस्प्ले रिगार्डिंग अदर एक्टिविटी ऑफ द स्कूल। देखिए, शिक्षण के साथ साथ एक शिक्षक के रूप में अन्य शालेय कार्यकलापों के विषय में आप किस प्रकार की अभिवृत्ति प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए किस तरह की जो है अलग की बात की, बिसाइड टीचिंग का मतलब आप समझ लीजिए कि कोई भी करिकुलम एक्टिविटी आपकी हो रही है, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराई जा रही है आपके स्कूल के अंदर। तो ऐसे में जो है आप क्या करेंगे, ऐसे में आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव आपका होना चाहिए। अगर आपको जो है आपका जो प्रिंसिपल है, कोई आपके पास हेड ऑफ द स्कूल है, वो आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मान लीजिए मैनेजमेंट आपको कुछ संभालने के लिए दे रहा है, तो ऐसे में आपको ये नहीं करना है कि मेरा काम तो सिर्फ पढ़ाना है, और अगर क्लासेज हो रही है तो उसमें जो है मेरा इंटरेक्शन वहाँ पे ज़रूरी है, और वहीं पे मैं अपनी जो है उपस्थित दूंगा या अपना काम करूंगा, और बाकी जो अदर एक्टिविटीज़ है उन सभी में जो अपना पार्टिसिपेट आप ना करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या है, हमेशा आपको आगे रहना है, पॉजिटिव आपको जो एटीट्यूड रखना पड़ेगा। किसी भी काम को करने का अगर दायित्व आपको सौंपा जा रहा है, तो उसको जो है आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 45। क्वेश्चन नंबर 45 है द स्कूल इज है। तो स्कूल क्या है, तो ऑप्शन आप देख लीजिए स्कूल क्या है। स्कूल एक समाज का लघुकृत रूप है। तो ऑप्शन जो सी था यहाँ पे बिल्कुल आपके सही था, बाकी के ऑप्शन आपने देख लेना। इस तरह के बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जेईई कमीशन में इससे ज़्यादा लेवल के आपके क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है। और अगर एंट्रेंस आपने दिया हो तो एंट्रेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं, चाहे जेईई एंट्रेंस की बात की जाए, बीएड की जाए, तो उनमें सब में यही देखने को मिलते हैं। विच क्वालिटी ऑफ द टीचर इज लाइकली द मोस्ट बाय स्टूडेंट्स। तो कौन सी जो है शिक्षक का ऐसा कौन सा गुण है जो सबसे अधिक पसंद किया जाता है विद्यार्थियों द्वारा, तो ये किया जाता है उसकी निष्पक्षता, इम्पार्शलिटी। तो इम्पार्शलिटी का जो एक ये टर्म्स है, ये बड़ी आपकी जो इफेक्ट भी देखने को मिलती है। आपने कई बार देखा होगा कई स्टूडेंट जो आपकी चहेते बन जाते हैं किसी एक स्टूडेंट के, तो बाकी के स्टूडेंट्स जो है उस टीचर से ईर्ष्या करने लग जाते हैं या उस स्टूडेंट से ईर्ष्या करने लग जाते हैं, उसके साथ रहना छोड़ देंगे, बातचीत छोड़ देंगे। तो ये क्या कारण है, यही कारण है कि आपके पास पार्शलिटी जो की जाती है। तो यहाँ पे जो है अगर जो है विद्यार्थी के द्वारा शिक्षक का जो कौन सा गुण आपके सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, इम्पार्शलिटी, कि एक जो अध्यापक है वो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की ओर जो है आकर्षित नहीं है या पर्टिकुलर स्टूडेंट की ओर उसका झुकाव नहीं है, तो यहाँ पे वो वाले टीचर आपके अधिक पसंदीदा रहते हैं सभी विद्यार्थियों के बजाय कि किसी एक या दो के। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 47, लिटिल चिल्ड्रन आर हाईली एगाइल एंड एक्टिव यू शुड। तो आपके पास छोटे बच्चे क्या है, वो क्या है आपके पास फुर्तीले होते हैं, सक्रिय होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें बेस्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा है, ऑप्शन डी। तो क्या करेंगे, गिव देम यूजफुल एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ देयर एक्टिविटी। उनकी गतिविधियों की सहायता से उन्हें उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए। मान लीजिए कि कई फुर्तीले बच्चे होते हैं, दौड़ भाग इधर उधर करने लगते हैं, तो ऐसे में टीचर क्या कर सकता है, उनको देख सकता है, अगर उछल कूद वो ज़्यादा कर रहा है स्पोर्ट्स की ओर उनको ले जाइए। अगर किसी जो है टीचर को लग रहा है कि कोई जो है बच्चा जो है सिंगिंग वगैरह या फिर आपके पास डांस वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस एक्टिविटी की ओर उसको ले जाइए। अगर किसी स्टूडेंट को जो देखकर टीचर को लग रहा है कि ये जो है अच्छा वक्ता बन सकता है, तो उसको जो है एंकरिंग की ओर ले जाइए। इस तरह की ये किसने देखना है, तो ये आपके एक शिक्षक द्वारा देखना है। तो उसको क्या करेंगे, उनकी जो गतिविधि है या उनका जो इंटरेस्ट है उसके साथ जो है उसको सहायता करेंगे उसकी उपयोगी शिक्षा के लिए। ठीक है, उस एक पर्टिकुलर फील्ड की ओर उसको जो है कोशिश करेंगे, उस पर्टिकुलर फील्ड की ओर वो जाने की सलाह उसको दी जाए या फिर उसका सहयोग किया जाए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, द फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट्स विच हैड अचीव्ड फुल लिटरेसीज। तो यहाँ पे वह सबसे पहला जिला जहाँ पूर्ण साक्षरता हासिल की गई। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा उस समय के हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिला, क्योंकि अधिकतर प्रश्न क्या पूछा जाता था कि कौन सा आपके पास जो है स्टेट आपके रहेगा। तो स्टेट की बात की जाए तो केरल रहेगा, लेकिन अगर केरल की बात की जाए तो केरल में पर्टिकुलर एक जिला आपसे पूछा गया, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछी गई है। तो इस करके थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का था, ना केवल एक के लिए बल्कि सभी के लिए यह सेम आपके देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्जामिनर चाह रहा है कि आपसे जो है थोड़ा डेप्थ में जाकर आपसे पूछा जाए कि एजुकेशन कहाँ से ये आपकी स्टार्ट हुई, एनसीईआरटी आपकी जो पहले क्या थी, कब उसको जो है कब इसको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में इसको डाला गया, पहले किसका विषय थी, किस सूची का विषय थी, किस लिस्ट का विषय थी, इस तरह से किस शेड्यूल के अंदर थी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एग्जामिनर चाहता है कि थोड़ा सा डेप्थ में जाकर आपकी नॉलेज को चेक किया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी एर्नाकुलम ये आपकी बिल्कुल इसमें सही था। आगे चलेंगे, आगे आपके पास है द इवोल्यूशन ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ट मेड थ्रू द यूज ऑफ एन। देखिए, व्यक्तित्व का मूल्यांकन सबसे उत्तम जो प्रारूप है निम्न में से किया जाता है। तो किस में किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो इवोल्यूशन पर्सनैलिटी जो बात की गई है, पर्सनल इज द बेस्ट मेड थ्रू बाय द यूज ऑफ, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो आपके पास दिए गए थे, इसमें ऑफिशियल आंसर की में आपके पास कोई एक ऑप्शन मुझे तो नहीं देखने को मिला सही से कि आपके पास ये सही था। लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पास प्रोजेक्टिव टेस्ट आपके देखने को मिल सकता है। बाकी एक बार आपने सर्च करके देखना इन्वेंटरी टेस्ट कौन क्या होता है, ऑप्शन भी आपके पास है, प्रेफरेंस टेस्ट आपके क्या होता है, सर्वे टेस्ट क्या होता है और प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन सा होता है। तो पर्सनालिटी के लिए जो बेस्ट है मेरे हिसाब से प्रोजेक्टिव टेस्ट ही देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, वाई फिजिकल हेल्थ इज ऑल्सो नेसेसरी अलॉन्ग विद मेंटल हेल्थ फॉर अ टीचर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर आप देखिए तो आपको लग सकता है कि डायरेक्ट इसका आंसर आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में थे मेरे साथ या फिर आपने जो है यूट्यूब पे जो मैंने वीडियोस डाली है साइकोलॉजी की पेडागोजी सेक्शन की जो एचपी टेट प्रिपरेशन के समय आपको देखी होगी, अगर किसी ने देखी है तो उसमें आपने क्या देखा होगा, यहाँ पे जो है आपके पास जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक के आपके प्राइमरी लॉज की बात की थी हमने, लॉ ऑफ रेडीनेस एक पॉइंट आता है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस में आपने अगर देखा होगा तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, लॉ ऑफ रेडीनेस में आपको रेडी रहना पड़ेगा
अगर आप एक लर्नर है तो किस तरह से आप रेडी रहेंगे, फिजिकली रेडी रहेंगे, मेंटली रेडी रहेंगे, सोशल आप रेडी रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे टीचर पर भी अप्लाई होती है। तो किसी भी जो है एक अध्यापक को जो है शिक्षण के लिए जो मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी आवश्यक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो है टीचर को क्या है, एक्टिव रहना पड़ेगा, सक्रिय रहना पड़ेगा, निस्संदेह उसको सक्रिय रहना पड़ेगा। टीचर हैज़ टू बी वेरी एक्टिव इन द क्लास वाइल टीचिंग। ऑप्शन बी अगर आप देखें, फिजिकली एंड मेंटल बोथ टाइप ऑफ एक्टिविटी आर रिक्वायर्ड इन टीचिंग। बिल्कुल यहाँ पे लर्नर के लिए भी ये आपके यूजफुल है, लर्नर के लिए भी कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करता है। और इसके अलावा जो आपके पास जो सिखाने वाला है, एक जो अधिगम करता है और अधिगम देने वाला और अधिगम लेने वाला, दोनों की इसमें बात की गई है, टीचर और स्टूडेंट की दोनों की बात की है। टीचर जब पहले मेंटली आपके स्ट्रांग होगा, अगर उसको घर से कोई प्रेशर नहीं है, फाइनेंशियली वो बिल्कुल सही है, तो वो आपके फोकस कर पाएगा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स पे। तो यहाँ पे उसको बिल्कुल आपके जो है एक्टिव रहना है, एक बात। दूसरी बात, उसको मेंटली कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, फिजिकली उसको जो है कोई आपकी जो है ऐसी कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए जिसके कारण वो जो आपके प्रेशर में है। आगे चलेंगे ऑप्शन थर्ड क्या है कि आपके पास अ टीचर इज बाउंड टू प्ले विद द स्टूडेंट्स ऑल्सो विद द रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग फिजिकल हेल्थ। तो बिल्कुल सही है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ जो खेलने की बाध्यता भी है जिसमें सबल शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है। अब ये बाध्यता, इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि बाध्यता है, अब जरूरी नहीं है कि बाध्यता नहीं भी हो। कई बार जो है आपने देखा होगा कि इम्पेयर्ड जो कुछ टीचर आपके होते हैं तो उनमें जो है, अब ऐसा नहीं है कि उनके लिए बाध्यता है, तो ये आपके पास ऑप्शनल है। तो इसमें आप इस तरह से समझ लीजिए कि एक जो है टीचर अगर जो है स्टूडेंट के साथ बाहर थोड़ा सा जाकर खेलता है, प्लेग्राउंड में थोड़ा सी अपनी पार्टिसिपेशन देता है, तो इसमें जो है टीचर और स्टूडेंट के जो है एक कह लीजिए कि अच्छी उनके बाउंडिंग उनके अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपके पास एक लग सकता है आपको, क्या है या फिर नहीं है। तो इसमें कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन अगर हो तो अच्छी बात है। उसी के लिए आपके पास जो ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी में आपके पास ये सभी ना देकर ऑप्शन क्या दिए गया आपके पास, ए और बी दोनों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सी जो ऑप्शन आपके पास है ये आपके पास गलत है। तो इसमें बाध्यता एक तरह से है भी और एक तरह से नहीं है। लेकिन इसमें जो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बाध्यता नहीं है क्योंकि जो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ इम्पेयर्ड आपके होते हैं, कोई आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड आपके टीचर्स आपके होते हैं, तो उनके लिए इसमें बाध्यता नहीं है। बाकी जो फिजिकल एजुकेशन का अगर आप टीचर है तो फिजिकल एजुकेशन के टीचर है, पीटी के टीचर है, तो जाहिर सी बात है आपके लिए ये बाध्यता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपने समझने हैं। अगर आपने ये समझ लिए तो ऑप्शन आपके गलत कभी नहीं होंगे, अगर आप आंसर वहां पे लगाने के लिए आप सोच रहे हो। तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पे दोनों आपके सही हो जाते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है। लेकिन एक तरह से ये सही भी है, लेकिन किस पर्टिकुलर टीचर के लिए, पीटी के लिए हो गया आपके पास, इसके अलावा आपके पास जो है डीपी आपके होते हैं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर, उन सभी के लिए यहाँ पे बाध्यता देखने को मिल सकती है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की बात की जाए, इफ अ प्लेयर ब्रेक्स द रूल ऑफ द गेम यू विल बी। देखिए अगर एक जो है प्लेयर है, एक खिलाड़ी है, खेल के नियम को भंग करता है तो आप क्या करेंगे, उसे अनुशासन पर व्याख्यान देंगे, गिव हिम ए लेक्चर ऑन डिसिप्लिन। तो यहाँ पे कोई तुक ही नहीं बनता। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी खिलाड़ी को उसके नियम पता ना हो खेल के, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी किसी एक पर्टिकुलर खेल में रुचि रखता है, उसमें खेल रहा है, तो उसको नियम उसके जाहिर सी बातें पता है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन अगर आप देखें, गिव हिम ए चांस टू इम्प्रूव हिज गेम, तो उसको चांस ही दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का यूज आप नहीं कर सकते। तो जैसे कि आपके पास ऑप्शन सी दिया गया है, इम्पोज फाइन ऑन हिम, तो यहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो चीज़ बार बार कर रहा है तो उसको जो है फिर उसको जो है वहाँ पे पनिशमेंट के तौर पे 1 से 2 गेम से आप यहाँ पे बाहर कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन डी भी यही कह रहा है, थ्रू हिम आउट ऑफ द प्लेग्राउंड। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पूरे प्लेग्राउंड से आपके मतलब हमेशा के लिए आप उसको जो है बैन कर दे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, उसको जो है पनिशमेंट के तौर पे 1 या 2 गेम से बाहर आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑप्शन है क्या है कि उसे जो है अपने खेल को प्रोन्नत करने का जो एक मौका देंगे, गिव हिम ए चांस टू इम्प्रूव हिज गेम। ऑप्शन भी बिल्कुल आपके सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, इफ ए बॉय इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट यू विल। तो यहाँ पे क्या है कि अगर एक बालक जो है दुर्घटना में आहत हो जाता है तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहला दायित्व क्या होता है, फर्स्ट एड किट आपने देखी होगी स्कूलों में, तो सबसे पहले तो प्राथमिक चिकित्सा आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो है बाकी उसको जो निजी अस्पताल तक आपको उसको लेके जाएंगे। तो फर्स्ट तो आपके यही ऑप्शन जो बी है यहाँ पे बिल्कुल आपकी सही होगा, गिव हिम फर्स्ट एड। तो ये आपने फर्स्ट एड देखी होगी, आपने जो है आपके पास कैब वगैरह है उसमें देखी होगी, बसेस वगैरह है उसमें देखी होगी, यहाँ तक कि कमर्शियल व्हीकल है उसमें आपने देखी होगी। तो उन सभी में फर्स्ट एड आपकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके देखने को मिलती है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, विच टाइप ऑफ लीडरशिप इज कंसीडर द बेस्ट। देखिए किस प्रकार का नेतृत्व सर्वोत्तम माना जाता है। तो यहाँ पे
लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे जो है जो चाइल्ड पेडागोजी हम इसमें देख रहे हैं, इस तरह के प्रश्न आपको लग सकता है कि यहाँ पे इस प्रश्न का क्या मतलब है। यहाँ पे जो है क्या क्वेश्चन देखें, विच टाइप ऑफ लीडरशिप कंसिडर द बेस्ट। यहाँ पे चाइल्ड की बात की गई है, एक जो स्टूडेंट है उसके लिए किस तरह का वातावरण आपके होना चाहिए, लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए एक क्लासरूम के अंदर। और वो कैसे होगा, जब टीचर फ्रेंडली आपके रहेंगे। तो अब जब फ्रेंडली रहेंगे तो इसमें लोकतांत्रिक वातावरण जब आपको देखने को मिलेगा, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट जो होगा उससे क्या होगा कि बच्चे खुलकर अपनी समस्याओं को अध्यापक के सामने रख सकते हैं। तभी कहा जाता है कि इन्वायरमेंट जो आपके पास कैसा होगा वो डेमोक्रेटिक आपके होगा, ताकि जो बच्चे अपनी समस्याओं को जो है अपने अध्यापक के सामने रख सके बिना किसी डर के। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या कहता है, द फर्स्ट स्कूल ऑफ द इन्फेंटेज, पहला स्कूल। यहाँ पे जो है एक शिशु की जो पहली पाठशाला है वो आपकी क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो उसकी माता, हिज मदर, यहाँ पे ऑप्शन सी आपके सही है। लेकिन जो मुझे लगता है कि यहाँ पे हिज होम उसका घर होना चाहिए था, लेकिन ऑफिशियल आंसर की उसकी माता लिखा है, मुझे नहीं पता किस बेस पे लिखा होगा। अगर यहाँ पे प्रश्न इस तरह से होता है कि शिशु की पहली अध्यापिका या अध्यापक कौन होता है, शिशु का पहला गाइड कौन होता है, तब उसकी जो मदर आएगा, हिज मदर आएगा। लेकिन पाठशाला पूछा है तो पहली पाठशाला उसका घर आपके होता है, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी होना चाहिए। बाकी इसको आप एक बार देख लेना ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 55। 4 distinct stages of the children intellectual development are identified by। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 स्पष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। तो सभी को पता है जीन पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इसने जो है बात की गई थी। 4 तरह की स्टेजेस आपकी सभी को पता है, किसने दी थी, आपके जीन पियाजे द्वारा। एरिक्सन का पता होना, एरिक्सन ने कितनी स्टेजेस बताई थी, बुद्धि के इंटेलिजेंस की कितने टाइप इसने बताए थे, ऑप्शन में जो आपको पता होने चाहिए कमेंट कीजिए। स्किनर, बीएफ स्किनर ने कौन सी एक पर्टिकुलर थ्योरी दी थी, कमेंट करके कमेंट कीजिए। कॉलबर्ग की जो कौन सी थी कॉलबर्ग ने जो क्या आपके डेवलपमेंट, किसकी मोरल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, क्या उसने कहा है कि क्या क्या चीज़ें आपकी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हमने क्लास के अंदर डिस्कस की है। तो जो ऑल जो है इंपॉर्टेंट थ्योरीज करके एक वीडियोज़ है उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो वही वाले प्रश्न है, कुछ भी आपके बाहर नहीं है, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस आपके कोई क्वेश्चन यहाँ पे दिखने को नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं, इन पर्सनैलिटी एज वेल एज इंटेलिजेंस हेरिडिटी प्लेज। व्यक्तित्व के साथ ही बौद्धिकता में आनुवंशिकता निर्वाह करती है। तो देखिए व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी की बात की जा रही है, इंटेलिजेंस जो है वो आपके हेरिडिटी को क्या करेगी, ए नॉमिनल रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं है कि प्ले नहीं करती, प्ले करती है, लेकिन कैसा करती है, एक नॉमिनल, सिर्फ नाम मात्र भूमिका आपकी। बाकी जो इंटेलिजेंस जो आपकी होगी वो आपकी डिपेंड करती है आपके एनवायरनमेंट में, सिचुएशन आपकी कैसी थी, आपको अपॉर्चुनिटी कैसी मिल रही है, उस पर आपके डिपेंड करती है। हालांकि हेरिडिटी पर भी करती है, लेकिन हेरिडिटी का इसमें एक जो बिल्कुल स्मॉल रोल आपके देखने को मिलता है, अ नॉमिनल रोल। ऑप्शन जो फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल आपके सही होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करें, फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर। देखिए प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं, प्राथमिक शालेय बच्चों के लिए निम्न में से क्या बेहतर है। तो हैंड ऑन एक्सपीरियंस, तो इसमें क्या देखा होगा आपने, प्ले वे मेथड जो आपका यूज होता है, किंडरगार्टन जो है आपके पास, ये क्या है, ये आपके इसी के उदाहरण है कि बच्चे क्या है वहाँ पे हैंड ऑन एक्सपीरियंस आप यूज़ करते हैं। खुद बच्चे अनुभव द्वारा अपने सीखते हैं। जैसे कि बच्चों को क्या कहा जाए, कि बच्चों को कहा जाए कि ये एप्पल है, तो उनके सामने एप्पल आकर रख दिया जाए कि ये एप्पल है। इसी तरह की चीज़ें है, किसी बच्चे को जो अगर बताना है कि कार क्या है, तो कार का टॉय लेकर आके कि ये आपकी कार है। किसी को जो पक्षी का नाम बताना है, बर्ड का नेम बताना, उस बर्ड को लेकर आगे, उस पर्टिकुलर कलर में लेकर आगे। कलर बताने हैं तो कलर आपके सामने रख लिए कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है। तो वो कैसे सीखेंगे, हैंड ऑन एक्सपीरियंस। तो ये वाले क्वेश्चन तो निस्संदेह सभी को आपके आते होंगे। 58 की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पे क्या है, यदि किसी बच्चे की मानसिक उम्र 5 वर्ष है तो अनुक्रमिक आपकी उम्र क्या होगी। If a child has mental age of 5 year and chronical age of 4 year, then what will be the IQ of child। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो कि आपने देखा होगा, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे मैंने साइड में थोड़ा सा लिखा भी है, तो MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। MA क्या, यानी कि मेंटल एज। तो मेंटल एज यहाँ पे क्या है, 5 आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे लिखा है 5 ईयर, मेंटल एज ऑफ 5 ईयर, तो 5 आपने ऊपर लिख देना है। और क्रॉनिकल एज यानी कि CA, MA यानी कि मेंटल एज, CA यानी कि क्रॉनिकल एज। CA क्या है आपके पास 4, तो 5/C मल्टीप्लाई बाय 100। और जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 4 को आपने डिवाइड कर देना 100 से, तो 25 आएगा। और लास्ट में क्या है, 25 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। तो क्वेश्चन आपके पास क्या निकल कर आएगा, 125।
25 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 125। तो 125 यहाँ पे IQ बच्चे का देखने को मिलेगा। तो HP टेट के एग्जाम की तैयारी के समय बहुत बार आपको मैंने बताया है, तो इसमें गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, वो शास्त्रीय अनुकूलन के प्रवर्तकों ने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की गई है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है, सभी को पता है, इवान पेवलो द्वारा दी गई है। BF स्किनर ने कौन सी दी थी, ऑप्शन ए, BF स्किनर ने आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। JB वॉटसन कौन है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म आपके JB वॉटसन कहा जाता है। थॉर्नडाइक कौन है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। तो ऑप्शन जो डी है, डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, अगर ऑप्शन यहाँ पे डी होता है इवान पेवलो, तो इवान पेवलो बिल्कुल आपके सही हो जाता। तो बहुत बार ये करवाया है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। तो JBT कमीशन के अंदर जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला कंप्लीट जो है मैंने करवाया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर साइकोलॉजी के फोल्डर में एक बार घूम कर आ जाना। 40 में से आपके जो कम से कम 30 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास द फर्स्ट स्टेज इन द लर्निंग ऑफ स्किल्स। तो कौशल अधिगम की प्रथम अवस्था। तो पहली अवस्था आपने देखा होगा, तो आपके पास सेंसरी जो मोटर स्टेज है, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें जो है पहला पॉइंट क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं बच्चे, इमिटेशन करते हैं। अभी जो है ये DGT आर्ट स्टेट में भी एग्जाम में देखने को मिले थे ये वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, तो बच्चे के जो पहले सीखने की जो अवस्था क्या होती है, बच्चे क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे, इमिटेशन करेंगे। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे क्या है, अगर आप कोई वर्ड बोलोगे बच्चे उसको रिपीट करने लग जाएगा, बिल्कुल सेम करेगा। उसको अभी अर्थ नहीं पता, उसका मीनिंग नहीं पता, वो किस संदर्भ में उसको यूज किया गया वो नहीं पता, वो बार बार उसको वही रिपीट करेगा। तो पहली जो है सीखने की जो अवस्था है आपके पास है, वो फर्स्ट स्टेज आपकी लर्निंग की कौन सी होती है, इमिटेशन, नकल उतारते हैं बच्चे, उसका अनुकरण करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपके सही है। आगे चलेंगे। हु इज नॉन एज ए फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। वैसे ही आपके एडवर्ड आपके पास जो है लिथोंडाइक आपके कहे जाते हैं, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन फर्स्ट पता नहीं क्यों दिया था। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार इसको आप जाकर क्रॉस चेक कर लेना। तो वैसे ही आपके थोंडाइक रहेंगे, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी होना चाहिए था। लेकिन जब इसकी आंसर की आई थी तो उसमें ऑप्शन ए आपके बताया गया था। तो इसको आप क्रॉस चेक कर लेना। और आंसर की जो आपकी आती है, ऐसा नहीं है कि आपकी ऑफिशियल आंसर की है तो गलत नहीं हो सकती, वो भी गलत आपकी हो सकती है। तो उसमें जो है आप थोड़ा सा एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपने हर क्वेश्चन को। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल मटीरियल्स, या फिर इसको एड कह लीजिए, एड्स कह लीजिए, इन द क्लासरूम में। अब देखिए जो है किसके लिए आपके उपयोगी रहेगी, उन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी रहेंगी जो धीमे सीखते हैं। उनके लिए क्यों उपयोगी रहेगी, क्योंकि अगर जो है कोई धीमे जो स्लो लर्नर है, उनके सामने अगर कोई चीज़ दिखाई जाए, उनको दिखाकर समझाई जाए, तो ऐसे में जो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन पावर उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी कि दूसरे बच्चों की है। तो ऐसे में जो है आपके पास जो विजुअल्स एड्स है, जितनी भी आपके पास एड यूज़ करते हो आप, टीचिंग एड्स जितनी भी होती है, वो सभी आपकी अधिक हेल्पफुल रहती है किनके लिए, स्लो लर्नर्स के लिए। ऑप्शन भी बिल्कुल आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, द एक्टिविटी टेक्निक इज, कार्यकलाप तकनीक है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी टेक्निक्स है, तो यहाँ पे दो चीज़ें आपने याद रखनी, चाहे चाइल्ड साइकोलॉजी होगी, चाहे पेडागोजी होगी, चाहे एजुकेशनल साइकोलॉजी होगी, चाहे आपके पास एजुकेशन कमीशन हो गए, ये सभी जितने भी आपके बने या इन्होंने जितना भी काम किया, ये किसके अंडर दो चीज़ों पे चलते हैं, या तो टीचर सेंटर होगा क्वेश्चन, या स्टूडेंट सेंटर होगा। यहाँ पे जो है कार्यकलाप जो टेक्निक यहाँ पे यूज की जाती है किसी भी एक टीचर द्वारा, वो किसको ध्यान में रखकर की जाती है, वो की जाती है आपके विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर। अगर कोई ऑडियो विजुअल एड कोई टीचर आपके जो है यूज़ कर रहा है क्लासरूम के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए यूज़ कर रहा है, तो वो किसको ध्यान में रखकर करेगा, स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के करेगा। यहाँ पे जो आपके पास टीचिंग एड्स है, टीचिंग एड्स को जो है इतना आपके ईजी बना दिया गया है, वो किसके लिए ईजी बनाया गया है, टीचर्स के लिए, ताकि उनको यूज़ करना ईजी रहे। किसके लिए, टीचर सेंटर आपके जो ईजी किसके लिए बनाया गया, टीचर के लिए यूज़ करना उसको आसान बनाया गया। लेकिन वो हेल्प किसकी करेगा, किसको ध्यान में रखकर जो है उन एड्स का यूज़ किया जाएगा, वो आपके स्टूडेंट्स को। तो टीचर सेंटर, स्टूडेंट सेंटर, दो टर्म्स यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द एक्टिविटी टेक्निक इज, कार्यकलाप जो तकनीक है वो किस पर ध्यान में रखकर आपके जो है डेवलप की गई है, तो किसको ध्यान में रखकर, विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर, जो स्लो लर्नर्स है उन टेक्निक के माध्यम से वो इफेक्टिवली आपकी सीख सके। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भारत में आरंभ किया गया था। देखिए ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है, व्हेन वाज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कमेंस्ड इन इंडिया। देखिए यहाँ पे क्या है, दो तरह के आपके देखने को मिलते हैं। कुछ आप में से बहुत ज़्यादा जिन्होंने डेप्थ में जाकर पढ़ा है, उन्होंने क्या देखा है कि NPA आपके देखने को मिला, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो आपके पास देखने को मिला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP जो देखने को मिला 1986,
उसमें रिकमेंडेशन दी गई थी आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। अगर यहाँ पे ऑप्शन 1986 होता तो निसंदेह आप में से मैक्सिमम लगा रहे थे। अभी भी कुछ आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट करने आ जाएंगे कि 1986 है, बहुत जगह है, इतने सारे आप देख लेना कि मैक्सिमम जगह आपके पास 1986, 1987 ये आपके देखने को मिलते हैं कि आपके पास ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, चाहे एचपीटेट का एग्जाम हुआ हो, चाहे सेट का एग्जाम हुआ हो, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ हो पूरे देश भर में, चाहे आपके पास यूपी टेट हुआ हो, इसके अलावा जो आपके पास रीट का एग्जाम हुआ, एनवीएस, केवीएस, इन सब में जितनी बार भी ये प्रश्न आपके पूछा गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भारत में कब आरंभ किया गया, किस वर्ष किया गया, हमेशा ऑप्शन में आपके पास 1990 राइट दिया होता है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है 1990 रट लीजिए। नेट पर जाकर देखोगे 1986 आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रिकमेंडेशन थी आपके पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? द ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड एनहेंस्ड बाय। देखिए, ट्रायल एंड एरर का क्या मतलब है? बार बार भूल और प्रयत्न का जो सिद्धांत है किसने दिया है? सभी को पता है, थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था भूल और प्रयत्न का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है। तो थॉर्नडाइक ने दी थी बिल्ली के ऊपर, इसमें जो है आपकी प्रयोग किया गया था। बिल्ली बार बार जो गलतियां कर रही है और धीरे धीरे वो गलतियां आपकी कम हो रही है, और एट द एंड क्या होता है कि बिल्ली जो है बिना जो है गलती किए वो पिंजरे से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे इसका जो मतलब क्या था, इस थ्योरी का जो इससे जो एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब था? यहाँ पे मतलब था कि आप क्या है बार बार गलतियां करेंगे, उन गलतियों से आप खुद सीख रहे हो, यानी कि आपके पास कैसा है, आपके पास इंडिपेंडेंट आप यहाँ पे सीख रहे हो। तो बार बार जो है त्रुटि और प्रयास का जो ये सिद्धांत है इसको आगे बढ़ाया गया किसके लिए? स्वतंत्र अध्ययन के लिए। बच्चों को क्या है, एक समस्या दी जाएगी, उस समस्या का समाधान बच्चों को क्या है खुद से करना है। अब बच्चे पहले गलती करेंगे, लेकिन एट द एंड जो धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखेंगे कि अच्छा ये वाले इस मेथड से भी नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा, ये इससे भी नहीं हो रहा। एट द एंड क्या है, बच्चों को ये पता लग जाएगा कि किस किस मेथड से ये चीजें नहीं हो रही है और किस एक पर्टिकुलर मेथड से हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रायल एंड एरर जो है वो मेथड आपको क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट आपकी स्टडी के लिए आपको जो है प्रोत्साहित कर रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपके सही है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 आपके पास क्या है? व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बुक एंड द आई व्हाइल रीडिंग। पढ़ने के समय जो आंखों और किताब के बीच की जो कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम दूरी आपकी जो इसमें 12 इंच आपकी होनी चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल आपके सही है। लेकिन जो इंच की अगर हम बात करें, इंच अलग होते हैं, 20 सेंटीमीटर आपके अलग होते हैं। अगर ये सेंटीमीटर में क्वेश्चन पूछा जाता तो सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 12 इंच जो सेंटीमीटर में 25 होता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि जो 2-3 जगह ये अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इंच आपके अलग है, अगर इंच में क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा तो 12 इंच रहेगा, अगर सेंटीमीटर में कहीं पूछा जाएगा तो 25 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट आपसे आंसर देखने को मिलता है। बाकी ये 15 से 20 इंच आपके देखने को मिलता है, जो कि 25 सेंटीमीटर आपके होता है। ठीक है, आगे चलेंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 67। यहां पे देख लीजिए, एजुकेशन जो कमीशन आए थे उन कमीशन से ये वाला प्रश्न है। तभी मैं कह रहा हूं कि आपके पास जो जेबीटी कमीशन में आपके पास देखने को मिलेगा, चाहे आपके पास एजुकेशन कमीशन की बात की जाए, चाहे चाइल्ड साइकिल की बात की जाए, चाहे आपके पास पेडागोजी की बात की जाए, चाहे आपके पास फिलोसफी बेस्ड जो आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है उसकी बात की जाए, इन सभी 4 पॉइंट्स को, 4 सब्जेक्ट्स को मिलाकर अलग अलग जो टॉपिक्स है इनको मिलाकर ही आपके 40 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन, त्रिभाषिक सूत्र जो आपके पास है, ट्रायंगुलर फॉर्मूला किसने दिया था? ऑप्शन, इसका मतलब आप देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या है, राधा कृष्ण कमीशन, पढ़ लेना 1948-49। इसकी रिकमेंडेशन क्या थी, इन सभी को पढ़ लेना। कोठारी कमीशन आपके कब देखने को मिला? 1964 से लेकर 66, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में देखने को मिला था, और इसी में आपके पास ये त्रिभाषी फॉर्मूला देखने को मिला। ठीक है, 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? हिंदी, इंग्लिश और आपकी मदर टंग, तीनों आपको पता लग गया। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी के आपके बेसिक एजुकेशन कमीशन। बेसिक एजुकेशन कमीशन क्या है? आपके पास जो आधार शिक्षा है, बेसिक एजुकेशन की बात की गई है। 1937 में एक जो वर्धा में एक सम्मेलन किया गया था, वर्धा योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो गांधी जी की अध्यक्षता में ये था, तो वही आपके पास है बुनियादी शिक्षण आयोग। इसको आपने एक बार पढ़ लेना। इसके अलावा मुदालियर कमीशन, मुदालियर कमीशन आपके कब देखने को मिला ये आपने देख लेना, और इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन थी ये आपने देख लेना। तो जहां तक मुझे आ रहा है ये शायद आपके 52 के आसपास देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। 68 में क्या है, निम्न में से क्या शिक्षण कौशल समाहित करता है? तो यहां पे क्या समाहित करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल।
तो टीचिंग स्किल्स क्या करेगी आपके पास, एक्सप्लेनिंग करेगी, क्वेश्चनिंग करेगी, ब्लैक बोर्ड राइटिंग आपकी होगी, ऑल ऑफ दीज होगा। तो टीचिंग स्किल्स की बात की गई है, स्किल की बात की गई है। स्किल्स में आपके पास एक्सप्लेनिंग भी आपके आता है, क्वेश्चनिंग भी आपके आता है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी आपके आता है, ऑल ऑफ दीज भी आपके आता है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे क्या है, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन यहाँ पे डी होना चाहिए था, लेकिन तब भी यहाँ पे जो है एक्सप्लेनिंग आपके लिखा गया है। तो यहाँ पे कौशल समाहित करता है, निम्न में से क्या शिक्षण कौशल समाहित करता है, तो व्याख्या एक्सप्लेनिंग। तो एक्सप्लेनिंग आप इन सभी की कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग की कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड राइटिंग की कर सकते हैं, स्टिमुलस आपके पास होता है उनकी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन ए है तो कुछ सोच समझ के ही होगा, तो इसका थोड़ा सा आपने एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 69 को आप देखिए, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग क्यूरियोसिटी कैन बी डेवलप्ड एंड इनरीच्ड इन स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है, देखिए प्रश्न आपके पूछा गया है कि निम्न में से किस शिक्षण पद्धति के द्वारा विद्यार्थियों में जिज्ञासा अधिक विकसित और समृद्ध की जा सकती है। तो यहाँ पे जो हेरिस्टिक मेथड यही आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपके सही होगा। एनालाइज मेथड भी नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी नहीं होगा, सुपरवाइज स्टडी मेथड भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूरिस्टिक मेथड है ये बच्चे के क्या करेंगी, बच्चे में ये जो शोध वाली जो प्रवृत्ति है, खुद से जो देखना कि अच्छा ये चीज हुई तो इसके पीछे ये कारण था, उस चीज के पीछे ये कारण था, उस चीज के पीछे ये कारण था, ये जो शोध वाली जो पद्धति है, ह्यूरिस्टिक जो मेथड है, ये बच्चे की जिज्ञासा को विकसित करती है और समृद्ध ये आपकी जो है करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपके सही होगा। 70 की ओर चलते हैं। 70 आपके पास है, द पर्सनल फैक्टर विच अफेक्ट लर्निंग इज। देखिए यहाँ पर्सनल फैक्टर की बात की गई है, दो फैक्टर थे, एक एस फैक्टर था, एक जी फैक्टर था, याद आ गया। तो यहाँ पे क्या है, एक जी फैक्टर और एस फैक्टर, टू फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन ने दी है, उसके साथ इसको जोड़ सकते हैं और उसके अंतर्गत इसका आप जो यहाँ पे निकाल सकते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत जो कारक आपके कौन से हैं, अधिगम यानी कि लर्निंग को इफेक्ट क्या करेगी, जनसंचार मीडिया करेगा, काफी हद तक कर सकता है, अभिजात समूह पीर ग्रुप्स कर सकते हैं, आपके साथी समूह आपको जो है प्रभावित कर सकते हैं, आप गलत संगति में पड़ गए तो प्रभावित आप हो सकती है आपकी लर्निंग। इसके अलावा टीचर्स, जाहिर सी बात है टीचर्स भी कर सकते हैं, मैच्योरेशन एंड एज। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन जो डी है ये आपकी बिल्कुल सही होगा। ये कैसे सही होगा कि यहाँ पे जो आपके पास लर्निंग है वो आपके पास डिपेंड करेगी आपके मैच्योरेशन पे और डिपेंड करेगी आपकी एज पे। अगर जो है आपकी आयु एक पर्टिकुलर लेवल की नहीं है, आपकी जो है डेवलपमेंट उतनी माइंड की नहीं हुई है उसे एक पर्टिकुलर जो है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो आपकी जो लर्निंग है वो आपके पास इफेक्टिव होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लर्निंग कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है किससे, आपकी परिपक्वता और एज से। अगर आप जो परिपक्व नहीं हुए हैं उस पर्टिकुलर एज तक, उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए भी परिपक्व नहीं हुए हैं, मान लीजिए कि बच्चे का भी हाथ जो हैंड है, अब राइटिंग अगर आपने बच्चे को करवानी है तो बच्चे का भी हाथ इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि अपने जो पेन को सही से पकड़ सके, तो ऐसे में कैसे आप उसको राइटिंग करवा सकते हैं, कैसे उसको जो है हस्तलेखन संबंधी कौशल आप उसको देख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बात की गई, एक पर्टिकुलर एज बच्चे की आएगी, जब बच्चा आपके कम से कम लगभग 3 वर्ष का आपके हो जाएगा तो उसके बच्चे में हाथ में इतनी जान आ जाएगी कि एक पेन को वो अपने होल्ड कर सकता है जैसे कि आप उसको होल्ड करवाना चाहे। तो यहाँ पे परिपक्वता और आयु आपके कहीं ना कहीं आपके अफेक्ट करेगी लर्निंग को। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट आपके पास 2009 स्पेसिफाई द मिनिमम नंबर ऑफ द वर्किंग आवर पर वीक फॉर द टीचर एज। तो यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पूछे गए हैं पर वीक एज ए टीचर के पूछे गए हैं। तो यहाँ पे 45 आवर इसमें जो है आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो इसमें तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा कि 45 आवर तक आपको कम से कम जो है एक सप्ताह में शिक्षण करवाना है क्लासेस के अंदर जाकर। आगे चलेंगे, आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 72 कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी आपने देखी है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि आपका संज्ञानात्मक तौर पे जो आपका विकास हो रहा है वो आपके किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट आपके माइंड से। माइंड में आपकी क्या है, बौद्धिक क्षमता है आपके पास है, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की इसमें बात की गई है, बौद्धिक विकास आपके यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका आप उदाहरण आपने देखा होगा, डोमेन्स आपने पढ़े हैं, अगर आपने नहीं पढ़े तो यहाँ पे साइड में लिखे हैं। तो डोमेन्स 3 तरह के थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन्स की हम बात करेंगे, कॉग्निटिव डोमेन्स किससे रिलेटेड है, आपके पास इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आपके माइंड की डेवलपमेंट की बात की गई है। तो बेंजामिन ब्लूम यहाँ पे देखने को मिला, ब्लूम टेक्सोनोमी देखने को मिली थी जिसमें आपके पास
और आपके पास लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल आपको देखने को मिलती है। तो ये मैंने क्लासेस के अंदर कई बार आपको करवाया है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में थे, नोट्स आपके पास थे, तो नोट्स में भी कई बार ये मेंशन किया है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो बात की गई थी, जीन पियाजे ने भी की थी, ठीक है, ब्रूनर ने भी की थी। इसके अलावा वाइगोस्ट की भी यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा जो आपके पास और कौन करते हैं, एरिक्सन आपके करते हैं कि कब कब आपके जो कितनी आपके इंटेलिजेंस की बात की गई है, तो ये सारी चीज़ें आपके देखने को मिलती है। हॉवर्ड गार्नर करते हैं। तो यहाँ पे सभी आपके जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही बात आपके कर रहे हैं, लेकिन सभी ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब जीन पियाजे 4 स्टेजेस बताते हैं, वहीं ब्रूनर इसको 3 स्टेजेस आपके बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बट ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 73। आपके पास माफ कीजिएगा 73 आपके पास क्या है, व्हाट सजेशन वाज गिवन बाय द मुदालियर कमीशन। मैंने क्या कहा था, मुदालियर कमीशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेना था। मुदालियर कमीशन ने क्या किया था, बायलिंगुअल फॉर्मूला आपके दिया गया था। ट्राइलिंगुअल की हमने बात की गई थी पीछे, तो आपके किसने दिया था, कोठारी कमीशन ने दिया था। देख लिया था हमने कि आपके पास ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला है, त्रिभाषिक सूत्र जो दिया था कोठारी कमीशन ने दिया था। लेकिन मुदालियर आयोग ने क्या दिया था, मुदालियर आयोग ने दिया बायलिंगुअल, 2 लैंग्वेज किसने बात की गई थी, ठीक है, इसको देख लेना एक बार। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन से आप क्या समझे कि जितने भी आपके पास लर्निंग डिसऑर्डर है, चाहे आपके पास लिखने संबंधी हो, पढ़ने संबंधी हो, ग्रामेटिकल आपके देखने को मिले, इन सभी में जितने भी डिसऑर्डर है वहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यहां पे देख लीजिए, तो आप डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद रीडिंग डिसऑर्डर। तो इसके अलावा रीडिंग डिसऑर्डर और कौन कौन से होते हैं, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है। लर्निंग डिसऑर्डर एक अलग से ही पूरी टॉपिक है, तो उस पर भी वीडियो बनी है, प्लेलिस्ट में जाकर देखना, साइकोलॉजी के फोल्डर में लर्निंग डिसऑर्डर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो वहां पे हो जाएगा। तो डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू विद डिसऑर्डर, तो ये आपके पास रहेगा रीडिंग डिसऑर्डर। तो पढ़ने संबंधी जो आपके पास ये अक्षमता है, पठन विकृति आप इसको कहेंगे, तो ये आपके डिसलेक्सिया आपके रहता है। आगे चलेंगे, आपके पास यहां पे गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, गिफ्टेड यानी कि विलक्षण विद्यार्थी आपके गिफ्टेड होते हैं, कैसे होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर। ये वाला क्वेश्चन मुझे जहां तक याद है, अभी जो आपके हाल ही में जो TGT स्टेट हुआ उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन बना, तो बहुत बार ये रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स आपके कैसे होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर आपके होते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपकी ये सही है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, 76 कह रहा है द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देख लीजिए, तो किस में आपके है हिमाचल प्रदेश का जो सर्वोच्च शिखर है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है, तो ये किन्नौर जिले में आपके आता है। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किन्नौर में आता है, तो ये आपके पास है क्या। सर्वोच्च शिखर की बात कीजिए तो सर्वोच्च शिखर हिमाचल प्रदेश का क्या है, तो शिला है, सभी को पता होना चाहिए। कहाँ पे आता है, किन्नौर में आता है। अगर आपसे पूछा जाए किस पर्वत श्रृंखला में आपके पास, जास्कर पर्वत श्रृंखला में आपके देखने को मिलता है, इसकी हाइट पूछी जा सकती है 7 आपके 1025 मीटर। इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास इंद्रहर दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस पर्वतमाला में देखने को मिलता है। अभी देखो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि मैंने आपको जास्कर पर्वत श्रृंखला के बारे में बताया, तो यहाँ पे देख लिए इससे क्या आपको समझ में आया कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पता होना चाहिए कहाँ पे है, जास्कर पर्वत श्रृंखला पता होना चाहिए कहाँ पे है, धौलाधार आपके रेंज कहाँ से कहाँ तक है, शिवालिक रेंज आपके कहाँ से कहाँ तक है। इन चारों रेंजों के बारे में पढ़ लीजिए। आपके पास बेस्ट मेथड यही है पढ़ने का, अगर आप जो एक साथ सारी चीज़ें पढ़ोगे। अभी देखिए ऑप्शन 4 है, इन चारों को सॉल्व कर लीजिए साथ साथ, ठीक है। तो अभी जो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है कि इंद्रहर दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के किस पर्वतमाला में, तो धौलाधार में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, लेकिन धौलाधार में भी आपको पता होना चाहिए कि धौलाधार का जो हाईएस्ट जो आपके पास पीक है, कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है कि मंडी में आपके पास धौलाधार का हाईएस्ट जो शिखर है क्या देखने को मिलता है। तो जहाँ तक मुझे याद है नागरू है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। शिवालिक को जो किसूर नाम से जाना जाता है, धौलाधार को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। धौलाधार को जो है क्या कहा जाता है, मेनाक कहा जाता है या मानक कहा जाता है। शिवालिक को मेनाक कहा जाता है या मानक कहा जाता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है टोंस नदी हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पे जो है जितनी भी आपके पास ये ट्रिब्यूटरी है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई है, HPGK का अलग से फोल्डर बना है, प्लेलिस्ट में जाकर उसमें देख लेना। सारी हिमाचल प्रदेश की जितनी भी आपके पास ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में हमने इसमें बात की है। आगे चलेंगे, आपके पास द लेडी ऑफ केलोंग, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो द लेडी ऑफ केलोंग है, तो क्या है आपके पास, ये आपके पास एक ग्लेशियर है। तो अब ये ग्लेशियर तो है, लेकिन उस ग्लेशियर में भी एक पर्टिकुलर है, तो उस ग्लेशियर को क्या कहा जाता है, भाभा का जो ग्लेशियर है उसको जो लेडी ऑफ केलोंग के नाम से आपके जाना जाता है। तो ये आपने एक बार इसको भी देख लेना। ये HPGK क्वेश्चन है। बाकी जो है
ये तो आपको दिख ही रहे इसमें राइट आंसर कौन कौन से हैं। और ये वाला अगर हम बात करें तो एचपीजी के तो आई होप मुझे लगता है कि बिल्कुल आसान से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जितने भी मुझे दिख रहे हैं बिल्कुल आसान से है। 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज मैंने कंप्लीट करवाई है उसमें जाकर देख लेना, ये सारे क्वेश्चन आपको वहीं मिल जाएंगे। 1000 क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट अलग से बनी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखना। तो सारे क्वेश्चन, ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो उसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किया होगा एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ हर क्वेश्चन। तो यहाँ पे बिल्कुल सारे बेसिक क्वेश्चन है, इसमें क्या बताया आपको, सारे बेसिक क्वेश्चन है। बाकी जो पार्ट 2 उसका लेकर आऊँगा, बाकी के जो आगे के जितने क्वेश्चन बच गए हैं उसको हम देख लेंगे। एचपीजी के तो आपका यही है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। 1000 क्वेश्चन की सीरीज उसको देख लेना एग्जाम से पहले। आपका जेबीटी कमीशन में जितने भी आपको एचपीजी के आएगा वो यहीं से कवर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी की अगर हम बात की जाए, थोड़े बहुत आपने जो है इसमें करंट अफेयर आपने देख लेना है। तो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर देखना, तो एग्जाम होने के चांसेस आपके मार्च अप्रैल के आसपास अधिकतर बन रहे हैं। तो मार्च से अप्रैल के बीच आपको एग्जाम हो जाएगा, तो उससे पहले आपने जो एक बार करंट अफेयर देखना। तो कहाँ तक देखना, लास्ट 2022 तक आपने देख लेना है। तो मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 तक का आपने करंट अफेयर इसमें आपने देख लेना। बाकी उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो। अगर आप चाहेंगे तो अगला पार्ट इसके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए होगे, जेबीटी कमीशन के मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, तो नोट्स के लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे सिंपल मैसेज करना है, तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा 9817783916, उस पर मुझे मैसेज कर देना। हालांकि नोट्स पेड रहेंगे, लेकिन इतनी उम्मीद आप रख सकते हैं कि नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। उसमें 1000 क्वेश्चन आपको एचपीजी के मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। बाकी के जो है अगर आप चाहे तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करेंगे।